तो हे देयर वेलकम बैक इन इनथ्यूज क्वांट चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज कोई लेक्चर के ऊपर कह सकते हो आप कि किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत नहीं होनी। हमें सिर्फ देखना है कि बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स के पीछे जो जितनी भी प्रूविंग होती हैं या जितने भी ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें इजीली नहीं पता होते, उसकी प्रूविंग कैसे होती है, कहाँ से वो टर्म्स आए, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि वाई फैक्टोरियल 0 = 1 है ना। तो ये काफ़ी लोग के मन में रहता है कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पे 0 फैक्टोरियल बराबर 1, तो यहाँ पे लिखे हम 1 फैक्टोरियल बराबर 1, ठीक है। और उसके बाद अगर देख लें कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, तो आपको पता होगा ये हमारे पास 2 होता है। लेकिन अगर 3 फैक्टोरियल की बात करें तो हमारे पास ये 6 होता है। हम ये मान के चल लें कि आपको ये चीज़ पता होगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। एंड 4 फैक्टोरियल भी देख लेते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास 24 होता है, ठीक है। इसमें कैसा क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। क्या जब हम इस 4 का डिवाइड हम 24 में करते हैं, इस 4 का डिवाइड जब हम 24 में करते हैं तो हमारे लिए बच जाता है जाके इसका क्वेश्चन हमारे पास कितना आता है, 6 आता है। जब इस 3 का डिवाइड हम 6 में करते हैं हमारे पास, तब इसका क्वेश्चन हमारे पास 2 आता है। और जब इस 2 का डिवाइड, समझ रहे हो आप, जब इस 2 का डिवाइड हम 2 में करते हैं तब हमारे पास क्वेश्चन बचता है 1। और जब इस 1 का डिवाइड हमारे पास 1 में करते हैं तब हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। तो ये बात होती है हमारे पास कि y फैक्टोरियल 0 = 1, ठीक है। इसी तरीके का, ठीक है। तो आप समझ, हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। बस इसका जैसे कि यहाँ पे कोई लिखा है 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है हमारे पास, तो इस 4 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे 24 में, तो इसका ऊपर वाला जो होगा वो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जब से इसका 3 का हमने डिवाइड लगाया 6 में हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास 2 आया। जब इस 2 का डिवाइड हमने 2 में लगाया हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास 1 आया। इसी तरीके से 1 फैक्टोरियल, जब 1 फैक्टोरियल का 1 का डिवाइड जब हमने 1 में लगाया तो हमारे पास कितना होता है, 1 बचा, जो कि इसका क्वेश्चन होता है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया हमारे पास कि y 0 फैक्टोरियल = 1, ठीक है। यहाँ पे जो प्रूविंग लिखी हुई है हमारे पास, इसको हम कैसे देख सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रूविंग तो हमने कह सकते हो कि दूसरे मेथड से हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है। बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारे लेक्चर था उसमें हमने सॉल्व कर लिया है। इसको भी देख लेते हैं हमारे पास ये कैसे हो जाती है। हम मान के चल रहे हैं हमारे पास कल को अगर किसी ने दे दिया 2 की पावर 0, तो ये हमें पता है 1, हाँ 1 होता है। हमसे अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे होता है। फिर अगर 2 की पावर अगर हमने 1 ले लिया हमारे पास तो 2 होता है। अगर 2 की पावर हमने कह सकते हो 3 ले लिया हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3 तो ले लिया, यहाँ पे अगर 2 की पावर हम 2 ले लें तो यहाँ 4 हो जाता है, ठीक है। अब आप समझिएगा इसमें यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे पास 2 चल रहा है। यहाँ पे आप किसी तरीके का कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो हमारे पास, जहाँ पे 2 की जगह 3, तो पूरे कह सकते हो कांस्टेंट के साथ 3 चलेगा। फिर अगर कोई भी एक और दूसरा लिया, मान लो यहाँ पे 2 की जगह 5 लिया आपने, तो यहाँ पे 5 रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास 2 की पावर 3 है, तो इस 2 का जो डिवाइड हम लगाएंगे इसमें कितना लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जब ये 2 का डिवाइड हमने इसमें लगाया हमारे पास तो कितना बचा, 4 बचा। अब फिर 2 का डिवाइड मतलब जो यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ पे चलेगा टर्म, जो यहाँ पे टर्म चलेगी उसी का डिवाइड हमें सिंपल करते जाना है। जब यहाँ पे हमने 2 का डिवाइड लगाया हमारे पास तो 4 बचा। अब फिर से हम 2 का डिवाइड 4 में लगाएंगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। और फिर से अगर हम 2 का डिवाइड 2 में लगाएंगे तो हमारे पास 1 जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो गए। आप 2 इनवर्स लिखा हो हमारे पास, मतलब 2 की पावर -1 लिखा हो, तो अगर इस 2 का डिवाइड सिंपल से अगर 2 का डिवाइड आप इसमें लगाओगे हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1/2। और हमें सबको पता है, क्या पता है हमको कि अगर 2 की पावर अगर इनवर्स में गिवन हो, यानी 2 की पावर -1 तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रूविंग थी। अगर इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमारे पास गिवन होता है हमारे पास 3 की पावर 0, तो आप 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर कह सकते हो आप गिवन होता है हमारे पास 10 को अगर 1 गिवन होता है 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। यहाँ पे 3 की पावर अगर 2 गिवन होते तो हम सिंपल सा 9 लिख लेते। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चला है, 3 चला है, तो 3 से हम डिवाइड करते जाएंगे। जहाँ पे अगर इसको आप 3 से डिवाइड करोगे हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अब इस 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 का इनवर्स होगा, तो फिर से हम कह सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 1 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 3 का, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1/3। समझ रहे हो आप। यहाँ पे हमें ये चीज दिखाना चाहिए, यहाँ पे a जो है हमारे पास एक कांस्टेंट हो सकता है हमारे पास, और a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 की पावर 0 तो कह सकते हो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो हम लिमिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को यहीं रोकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो हम कैलकुलस के ऊपर बात कर लेते हैं कि हालांकि जितने भी 11th और 12th है तो दोनों चीज एक ही, बस उसको कह सकते हो क्लास वाइज अलग कर दिया गया। कैलकुलस तो एक ही है,
ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे, हम उसमें ये देखेंगे कि जो जितने भी चैप्टर है हमारे पास, ये चैप्टर्स का यूज़ क्या है ग्राफ की फॉर्म में। क्योंकि आप कैलकुलस को अगर कह सकते हो आप मन की आंखों से अगर देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें स्टडी ऑफ ग्राफ ही दिखेगा। तो जितने भी चैप्टर होते हैं हमारे कैलकुलस के अंदर, इसको देख लेते हैं क्या रोल है उसका। हाँ, तो यहाँ पे हम जो हमने बात करी हुई थी कि चैप्टर्स के हिसाब से देखेंगे कि कैसा क्या रोल होता है चैप्टर्स का, है ना। तो चैप्टर्स जाने के पहले हम थोड़ा पीछे का सीन देख लेते हैं कि कैलकुलस कहाँ से आया, क्या मतलब होता है इसका, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो कह सकते हो आपके फादर ऑफ कैलकुलस होते कौन है, ठीक है। तो फादर ऑफ कैलकुलस कह सकते हो आपके सर इजैक न्यूटन है, जो कि इंग्लैंड से थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सर इजैक न्यूटन का अकेला नाम लेना कहीं ना कहीं गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इन्हीं के साथ साथ कहीं ना कहीं गॉडफ्रेड लेबनिज, जो भी ये जर्मनी के मैथमेटिशियन थे और फिजिक्सिस्ट भी थे, जो साथ में ये भी कैलकुलस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे। तो लेकिन कह सकते हो आप क्रेडिट किसको मिला, तो सर इजैक न्यूटन को ही मिला, जो कि उन्होंने पूरी कैलकुलस लिख दी, समझ रहे हो आप, अपने ही शब्दों में उन्होंने पूरी कैलकुलस लिख दी। और एग्जैक्ट कैलकुलस वर्ड कहाँ से आया, तो हम कह सकते हो ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। कैलकुलस का मतलब लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड प्लस वर्ड आया तो लैटिन वर्ड से है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारे पास होता है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलस वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेशन, लेकिन ये वर्ड जो ड्राइव हुआ है ये लैटिन वर्ड से हुआ, और इसका मतलब हमारे पास होता है ले स्मॉल पेबल। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि ले स्मॉल पेबल का मतलब हमारे पास होता है, और जो पेबल का मतलब हमारे पास होता है बहुत छोटा सा कंकड़, समझ रहे हो आप, कंकड़। और स्मॉल मतलब बहुत छोटा, और ले का मतलब लैटिन वर्ड में होता है पढ़ना, ठीक है, यानी रीड, ठीक है। ले का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि बहुत कोई छोटा, यानी इन्फिनाइटेसिमल, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैलकुलस का पूरा नाम होता है इन्फिनिटेसिमल। जो आगे का वर्ड होता है किसके, कैलकुलस का, तो इसका कैलकुलस का पूरा नाम होता है इन्फिनिटेसिमल, समझ रहे हो, ये इसका पूरा नाम है कैलकुलस। जो हम जो नाम लेते हैं उसे हम इतना लेते हैं, लेकिन पूरा नाम कैसे होता है, इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है निहायत ही बहुत छोटा। जैसे कि इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ले स्मॉल पेबल का मतलब हुआ हमारे पास कि बहुत छोटा, समझ रहे हो। यानी कैलकुलस के अंदर जितने भी चीज पढ़ते हैं हम, ये कहीं ना कहीं ग्राफ से रिलेटेड होता है, और उस ग्राफ में कितना सा चेंज आ रहा है। जैसे कि आप एक चैप्टर उठा दो लिमिट, लिमिट में ये बताया जाता है कि अगर ग्राफ में अगर हेयर लाइन ब्रेकेज, यानी हेयर लाइन ब्रेकेज अगर पूरे ग्राफ में आ जाता है, तो उस चीज को कैसे इग्नोर करना है हमें, ये हमें लिमिट पढ़ना सिखाता है। और लिमिट को दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, तो ये बताता है कब, समझना आप, कब सीकेंड हमारे पास टेंजेंट बन जाती है, यानी सीकेंड का मूवमेंट टेंजेंट बनने की तरफ हमें ये बताता है कि लिमिट क्या होता है। जो कि आप जो आप कह सकते हो बड़े हाई लेवल बुक पढ़ोगे, आप एडवांस बुक पढ़ोगे जैसे थॉमस कैलकुलस, उसमें यही चीज बताएगा कब सीकेंड हमारे पास टेंजेंट बन जाता है, ये लिमिट बताता है। और लिमिट का ही दूसरी तरफ रोल होता है हमारे पास कि अगर कोई ग्राफ में अगर ब्रेकेज आ गया, समझ रहे हो आप, जैसे कि कोई ग्राफ है हमारे पास, यहाँ से कोई ग्राफ गया, अब इसके बीच में ये स्मॉल ब्रेकेज आ जाए, समझ रहे हो, कोई भी कंडीशन लग सकती है मैथमेटिक्स के अंदर, जो यहाँ पे इतना ग्राफ के अंदर छोटा सा ब्रेकेज आता है, इस ब्रेकेज को कैसे इग्नोर करना है ये हमें लिमिट बताता है, लिमिट चैप्टर में ये बताता है, ठीक है। अभी इसी के ऊपर बात करेंगे हम, चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब हमें जो दूसरी चीज देखनी है, मान लिया हमने फिजिक्स में जैसे कि हमने बहुत सारा कह सकते हो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि ये कोई ग्राफ गया, मान लिया यहाँ पे 4 वर्सेस यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फोर्स चल रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर चल रहा है। खैर फिजिक्स में नहीं जाते, हम ये चीज समझते हैं, चलो हमने मान लिया, ध्यान से समझना कि अभी तो हम फिजिक्स में ये बता देते हैं कि यहाँ पे अगर किसी भी लाइन पे अगर हमें कोई भी इक्वेशन निकालनी है, अभी कोई सा भी हमें फोर्स निकालना है, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन ये बात आई कहाँ से कि हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये भी तो एक चीज होती है। तो ये चीज हमें कहाँ से समझ आई, ये चीज न्यूटन ने हमें ये बताया हुआ था कि कभी भी अगर कोई भी लाइन में, यानी कोई भी कर्व में अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो या फिर कोई भी चीज निकालनी, तो उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन उनके दिमाग में आया कैसे, उनके दिमाग में इस तरीके से आया कि चलो ठीक है, अगर हमें इस दो पॉइंट के बीच में अगर हम निकालना है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में फिर एक चीज आई, कल को अगर मान लो हमें यहाँ पे अगर निकालना हुआ, तो ये तो कर्व है ना, कर्व में किसी को क्वेश्चन नहीं निकल सकती। तो उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, उन्होंने ये माना अगर हमें यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लिया हमें x है, इस जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमने मान ली x, ठीक है, और यहाँ से अगर हमने डिस्टेंस इसके में निकालना चाहा तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक तो x है, लेकिन इसके बीच के हमने को मान लिया h है, h डिस्टेंस ले ली, तो ये पॉइंट हो गया h प्लस h, x प्लस h, ठीक है। अब इसको y एक्सिस में लिखे तो y एक्सिस में मान लिया हमने ये fx है, लेकिन ये पॉइंट अगर इस y एक्सिस में क्या हुआ तो ये मान लिया हमने कि बड़ा fx प्लस h, ये h ये कह सकते हो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन ठीक है ये h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। जो इसको जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने लगाया मतलब टेंजेंट का जब फॉर्मूला लगाया, स्लोप वगैरह का लगाया, तो उन्होंने देखा कि fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। यहाँ से आप देख सकते हो ये हमने 11th में एक चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ था, जो कि ये था हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से ये पता चला कि जब भी कह सकते हो आपकी एक स्ट्रेट लाइन मूव करेगी कर्व की तरफ, ये कह सकते हो ये पूरा एक सर्कल होगा, ठीक है, ये जो कर्व है ये पूरा एक सर्कल होगा। तो जो लाइन ये काट मतलब जो लाइन दो हिस्से में कट कर रही है, ठीक है, ये चीज देखो ना, ये जब बाहर की तरफ मूव करेगी तो कह सकते हो ये एक दिन टेंजेंट बन जाएगी, और जिस दिन ये टेंजेंट बन जाएगी उस दिन से हम ये समझ जाएंगे कि हम वहां पे कोई सा भी इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन हम वहां से क्लियरफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी कि कहाँ से उनका दिमाग में आया, जो भी हम कह सकते हो आपकी कोई सी भी कर्व की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। आप समझ में आया कि जब ये सीकेंट टेंजेंट बन जाएगी तो हमें ये लिमिट से बताया हुआ था, और यही सब चैप्टर बाद के कह सकते हो आपकी बाइफकेट हो गए अपने अपने कह सकते हो आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। अब हम जो हमने बात करी हुई थी कि कौन कौन से चैप्टर किस किस के लिए जरूरी है, क्या क्या उनका मतलब होता है ग्राफ में, वो भी चीज देख लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो हमने चैप्टर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर उनके बारे में हमने लिखा है कि वो चीज का यूज कैसे होता है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या क्या यूज है। जैसे फंक्शन चैप्टर, ये मैं फंक्शन एफ डैश एक्स लिख दिया, इसका मतलब फंक्शन है ये। तो फंक्शन चैप्टर हमें क्या सिखाता है, ग्राफ के बारे में जानने की। तो ये बताता है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, कोई भी ग्राफ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जैसे कभी फंक्शन में एच जुड़ जाता है ना, फंक्शन में कुछ जुड़ गया तो कितना ऊपर जाएगा, फंक्शन कुछ घट गया कितना नीचे जाएगा, ठीक है। जैसे मॉडुलस फंक्शन में कुछ जुड़ जाता है हमारे पास, कितना वो राइट जाएगा कितना वो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें फंक्शन सिखाता है। लिमिट के बारे में बात कर चुके हैं, हाउ टू इग्नोर द ब्रेकेज ऑफ ग्राफ। अगर ब्रेकेज जो भी ब्रेकेज होगा हमारे पास वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो ये बता देगा हमारे पास कि इसको कैसे इग्नोर करना है। दूसरा एक तरीका और है कि कब सीकेंट टेंजेंट बन रही है, ये चीज हमें सिखा देगा। दूसरी चीज कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि नो ब्रेकेज, ठीक है, हमारे पास कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा, कोई सा भी ब्रेकेज हुआ तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक। वहीं से कंटिन्यूटी के साथ एक चैप्टर और चलता है डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, जिसमें कोई सा भी कह सकते हो नो ब्रेकेज नो बेंड, ठीक है। अचानक से कोई भी बेंड नहीं आना चाहिए। जैसे कोई भी ग्राफ चल रहा है, जैसे साइन का ग्राफ आप ले लो तो कैसा सिनुसोडियल मूव करता है, ठीक है, तो उसमें कोई सा भी ब्रेकेज नहीं आता, कोई सा भी बेंड नहीं आता, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल क्या मतलब हुआ कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन इफ टेंजेंट ड्रॉन इन ग्राफ। कोई सा भी अगर मान लो, जैसे कि अभी बात करी थी कि कोई सा भी ग्राफ है हमारे पास, उसमें कोई सा भी कर्व गया, उस कर्व की इक्वेशन में अगर टेंजेंट डाला तो टेंजेंट को कैसे, टेंजेंट जो ग्राफ बना हमें टेंजेंट डाला, टेंजेंट से कैसे हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, वो चीज हमें बताता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर उसी तरीके से हमारे पास चैप्टर आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये हमें बताता है, ये इंक्रीजिंग हमें ये बता रहा है कि ग्राफ मूव अपवर्ड, मतलब कोई सा ग्राफ कितना अप जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग कोई सा भी ग्राफ कितना डाउनवर्ड जा रहा है, ये चीज हमें बताता है, ठीक है। और इसी तरीके के एक चीज और होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमा। तो मैक्सिमम हमें बताता है कौन सा जो सा भी ग्राफ हो उसका कितना मैक्सिमम जा रहा है, और कितना कह सकते हो आप हमारे पास कितना वो मतलब कितना उसका मैक्सिमम का कितना टॉप जा रहा है, और मिनिमम का मतलब कितना वो बॉटम पे है, समझ। इंक्रीजिंग का मतलब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम में कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल सी चीज है, इंक्रीजिंग ये बता रहा है कि हमारे पास ग्राफ कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, और डिक्रीजिंग होता है कितना ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन मैक्सिमम ये बता रहा है उसका टॉप कहाँ रहेगा, ग्राफ का टॉप कहाँ रहेगा। इंक्रीजिंग मतलब कितना ऊपर गया, फिर मैक्सिमम मतलब टॉप कहाँ रहेगा उसका, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब कितना नीचे जाएगा, वो कितना ही नीचे जाएगा, और जहां नीचे जाएगा तो मिनिमम क्या बता रहा है हमारे पास, उसका बॉटम कहाँ लाई करेगा। ये सिर्फ बता रहा है कि कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, और मैक्सिमम बता रहा है कि उसका टॉप कहाँ होगा बॉटम कहाँ होगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
ठीक है, अभी हम कुछ और बातें भी कर लेते हैं उसके हिसाब से, फिर चाहे बताया ही नहीं, ठीक है उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या हुआ, एक्स हमारे पास इनपुट हुआ, ठीक है, इनपुट हमारे पास डोमेन, ठीक है, लेकिन इनपुट लेके सोचे या फिर एक्स लेके सोचे ज़्यादा समझ में आएगा। क्या हुआ कि कोई सा भी फंक्शन कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और वो कितना चेंज हो रहा है, ये हमें बताता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या बताता है, कोई सा भी ग्राफ बना, ठीक है, कोई सा भी ग्राफ बना हमारे पास, फिर उसके जैसे कि ये हमारे पास कोई सा भी एक ग्राफ है, ठीक है, अब ये ग्राफ हमारे पास इंटीग्रेशन के रूल से बना हुआ है। अब इस इंटीग्रेशन के रूल से कितना एरिया हमारे पास फाइंड करके हमें बताएगा, ये एरिया हमारे पास, ये यूज होता है ग्राफिकली। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कितना एरिया में बताएगा ना, एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व है हमारे पास, इसके अंडर द कितना एरिया आ रहा है हमारे पास, ये चीज यूज करके बताएगा हमारे पास फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का यूज होता है, डिफरेंशिएशन का यूज हमारे पास ये होता है कि कितना फंक्शन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बताता है, सॉरी डिफरेंशिएशन बताता है, ठीक है। और एक चीज और जो कि हालांकि कह सकते हो आपकी थोड़ा यूज में है, आप समझ सकते हो, थोड़ी नई चीज हो सकती है आपके लिए, ठीक है। मान लिया हमारे पास क्या, मान लिया हमने कि एक्स वाई की, अगर हमने आपसे कहा कि एक्स इक्वल टू वाई की लाइन लिखिए, तो आप कह सकते हो हमारे पास ये वो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन लिखिए, तो हालांकि ये इस तरीके से चली जाएगी, यहाँ कहीं आप लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसके और इसके बीच का कह सकते हो आप कितना डिजिट हुआ, समझिएगा, ठीक है। ठीक है, आप समझिएगा, अगर ये लाइन इतने से गई है तो यहाँ पता है कितना एंगल बनाती है हमारे पास, ये हमारे 45 डिग्री बनाती है। हमने जब मॉडुलस फंक्शन की बात की हुई थी तब मैंने बताया था कि यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वाई की लाइन यहाँ से जाएगा, फिर वहाँ पे वहाँ से यहाँ से एंगल बनाएंगे तो वहाँ पे से भी 45 बन जाएगा, लेकिन निगेटिव को बनेगा, खैर उतना हमें यूज़ नहीं है। हमें यहाँ से पता चला कि यहाँ से एक सिंपल से एक्स इक्वल टू वाई की लाइन गई हमारे पास, वो कितना 45 डिग्री बनाया। लेकिन अगर हम स्लोप की बात करते हैं हमारे पास, कैसा स्लोप, स्लोप बराबर जो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि स्लोप हम एम से डिनोट करते हैं, हमारे पास उसको कहीं ना कहीं टेन थीटा ही होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछें, यहाँ से अगर स्लोप पूछें, स्लोप मतलब हम बात कर लिए हमारे पास क्या टेन थीटा ही होता है, 1045 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कह सकते हो एक्जैक्टली 1 होती है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का स्लोप कितना हुआ हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक के बीच का स्लोप कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से जो 45 था, लेकिन अगर यहाँ से लेके अगर ये एंगल मैं आपसे पूछूं तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और 1090 हमारे पास कह सकते हो आपकी क्या होता है हमारे पास, तो ये इन्फिनाइट होता है। तो यानी अगर यहाँ से आपका स्लोप पूछे तो आप कह सकते हो यहाँ पे स्लोप हमारे पास इन्फिनाइट आ जाएगा। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास ये निकल के आई हमारे पास, हालांकि नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन आप इन्फिनाइट लेके समझो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इन्फिनाइट लेके यूज ही होता है, नॉट डिफाइंड और इन्फिनाइट दोनों ही कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। तो जब मैं इतना चला, जब हम इतना मूव किए तब हमारे पास कितना आया, हमारे पास 1, मतलब हमारे पास आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से अगर जब हमने मूव किया y इक्वल टू एक्स से, जब हम बिल्कुल वर्टिकल लाइन में पहुंच गए, y एक्सिस से पहुंच गए, तो यहाँ से इन्फिनाइट आ गया, समझ रहे हो आप। जब हमने एक्स एक्सिस से यहाँ से मूव किया 45 डिग्री तक तो हमारे पास केवल 1 आया, समझ लो, जब इतना मूव किया तब हमारे पास 1 आया, लेकिन जब हमने यहाँ से मूव किया हमारे पास तो इन्फिनाइट आ गया। ये जो केस है हमारे पास, ये एक आपको ओवरव्यू दिया है, जो आप कह सकते हो बहुत एडवांस लेवल, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं तो मेंस के में या एडवांस जेईई मेंस और एडवांस में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करके कई कॉन्सेप्ट बने हैं, जो कि पूछता है कि इसकी आंसर निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, जो कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर डोमेन निकालने में इस चीज़ का यूज़ हुआ है। यानी अगर साइन का अगर देखा जाए तो मॉडुलस के अंदर साइन का ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस तरीके के सॉल्व होते हैं हमारे पास, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आप इसका यूज़ है, ये तो मैं सिर्फ इससे जनरली बताने के लिए यूज़ किया, जो हालांकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता। सिर्फ इतनी चीज़ है कि यहाँ से जब यहाँ तक मूव करते तो वो सिर्फ 1 होता है, लेकिन जब यहाँ y इक्वल टू एक्स से जब हम y एक्सिस की तरफ जाते तो इन्फिनाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये आज का कुछ कह सकते हो बिहाइंड द मैथमेटिक्स जो प्रूविंग हो, जो थोड़े टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब की हमने बात करी। लेकिन अभी हमारे पास फंक्शन चैप्टर पूरा तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो एक चीज़
जानने के लिए, कुछ नई चीज़ आपको शायद कुछ नया लगा हो आपको, तो उसके लिए वीडियो बनाया था। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।